यस, ट्वेल्थ फिजिक्स। हाइगेंस का कहना, उसका समझाना और उसके आधार पर रिफ्लेक्शन का खतरनाक वेल एक्सप्लेनेशन हो चुका था और एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन हेडिंग पड़ चुकी थी। तो यहां तक अपडेट है, तो चलें आगे। रिफ्रैक्शन होता था एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे बैंड हो जाना, रेयर में जाने पे नॉर्मल से अवे हो जाना और डेंसर में जाने पे टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो जाना। दिस इज नॉन एज रिफ्रैक्शन। ऑल्सो इट्स टू लॉज। ये सब कुछ इस वीडियो में आपका प्रूफ होगा। बहुत छोटी वीडियो बनेगी और तसल्लीपूर्वक आप उसके नोट्स बना के कॉन्फिडेंट होके अपने नोट्स तैयार रखें। जेड जेड डैश एक इंटरफेस है टू मीडिया 1 and 2। ये यारी थोड़ी देर के मान लो कि ये डेंसर है, और रे ऐसे आ रही है। अब हाइगेंस थोड़ी कह रहा है कि रे ऐसी आ रही है। हाइगेंस तो ये कह रहा है कि अगर रे ऐसे आ तो वेव फ्रंट ऐसा आ रहा है। जब जो हाइगेंस के रूप में बात करोगे, हाइगेंस के अकॉर्डिंग बात करोगे, तो वेव फ्रंट के रूप में लाइट आगे जा रही है। तो वेव ऐसे आ रहा तो वेव फ्रंट ऐसा रहा होगा। सो this wave front speed v1 in first medium AB incident at interface at A at time t equal to 0 and B takes some time to reach it with speed v1. If time taken is t, then it will be v1t BA dash. During this time interval, secondary wavelet starts from A, also covers some distance in all possible directions, which is V1t in first medium and V2t in second medium. इस इंस्टेंट के ऊपर विचार कीजिए जब यहां टिक हुआ। अब ये आगे बढ़ा बढ़ा बढ़ा, यहां से सेकेंड वेवलेट स्टार्ट हुई हुई हुई, ऊपर तो V1 जाने से विवश है और नीचे वाली मीडियम V2 जाने से विवश है। इस t टाइम में फर्स्ट मीडियम में V1 स्पीड से तो V1t डिस्टेंस कवर कर लेंगे पूरा ऊपर के आधे गोले में, और V2 स्पीड से नीचे दूसरे मीडियम में V2t डिस्टेंस का आधा गोला बन जाएगा। ओके, अगर डेंसर मीडियम है तो स्पीड कम है, स्पीड कम है तो उतने टाइम में कम चल पाएंगे, इतना नहीं चल पाएगा, कम चले, स्पीड कम हो चुकी है। ओके, तो V2t रेडियस का गोला ड्रॉ करेंगे तो केवल एक आर्क ड्रॉ करते हैं बस, और इस पे उस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं बस। ये सीधा ना जाके अब बैंड हो जाए। आप ये समझ चुके होंगे कि जैसे ये एक्टिवेट हुआ कुछ देर बाद ये एक्टिवेट होगा, कुछ देर बाद ये, कुछ देर बाद ये, तब इसकी सेकंड लेवल में बड़ा गोला गोला पूरा कर लेंगे, उसका छोटा बनेगा और इसका बनना शुरू ही होगा, बस डॉट ही रहेगा बस। तो सारे गोले इस A डैश B डैश को एक साथ टच करेंगे, ये एनालॉग होगा। हाइगेंस थर्ड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये जो एनालॉग होगा सेकेंड वेवलेट्स को टच करता है, ये होता नया वेव फ्रंट, और यहाँ पे वो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है दूसरे मीडियम में जो आप पहुंच चुका है। दैट्स ऑल। कितना सुंदर एक्सप्लेनेशन बताइए। और ये दूसरे मीडियम में V2 स्पीड से आगे बढ़ेगा। ग्रेट एक्सप्लेनेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट वेव नेचर। ओके, अब
सुनेंगे कि मेन हेडिंग लिख के डायग्राम बना के आप क्या लिखेंगे फर्स्ट पैराग्राफ सुंदर हैंड राइटिंग के साथ। कंसिडरिंग z dash be interface of two media 1 and 2, a wavefront AB is incident on it at a at time t equal to 0 moving with speed v1. B take time t to reach interface at a dash, then b a dash is v1 t. During this time interval, secondary wavelets starts from a, travels the v1 t distance in first medium and v2 t in second medium. v2 t. So now draw an arc of radius v2 t and take a as center and drawn a tangent from a dash to this arc. All secondary wavelets starts from the points between a and a dash, reach a dash b dash simultaneously. So a dash b dash will be analog of secondary wavelets in second medium. According to Huygens, it will be new and hence refracted wavefront which moves in second medium with speed v2. ओके और प्यारे बच्चों, आपने बैंड होना देख ही लिया। रे अगर आ रही है तो थोड़ी नॉर्मल तरफ बैंड होकर चल रही है, कारण स्पीड कम होगी। अब सोचिए कि अगर ये रेयर होता तो जितनी ये चली उससे ज़्यादा चल लेती, फिर उसने ऐसा हो जाता और ये सिद्ध हो जाता कि वो अवे हो। तो डेंसर मीडियम में जाने पे नॉर्मल टुवर्ड्स नॉर्मल और रेयर में जाने पे अवे फ्रॉम नॉर्मल क्यों होता था? अब तक तो होता था बस। कि बिल्कुल साक्षात क्या बढ़िया जबरदस्त ये एक्सप्लेन इस बात का कर रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद इस पैराग्राफ के बाद प्रूफ ऑफ लॉज। प्रूफ ऑफ लॉज प्रूफ ऑफ लॉज में प्यारे बच्चों पहला वाला आप, मैं कुछ भी ना बोलूँ तो आप लिख देंगे, क्योंकि रिफ्लेक्शन में जैसे लिखा था वैसे लिखना है। इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ए डैश बी डैश एंड इंटरफेस जेड जेड डैश आर इन सेम प्लेन, सो देयर आर नॉर्मल्स, दैट इज इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे and normal of interface also lie in same plane. This is the first law of refraction. Okay, second law की तरफ बढ़े। नेक्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ में मात्र ये लिखना है बस, ये तीनों सेम प्लेन में है इसलिए इनके नॉर्मल भी सेम प्लेन में ही हो। दूसरे पैराग्राफ से प्यारे बच्चों दूसरा लॉ होता है स्नेल्स लॉ। साइन आई और साइन आर कांस्टेंट हुआ करता था। तो देखिए नॉर्मल इमेजिन कीजिए, इंसिडेंट रे वेव फ्रंट ये है, ये एंगल आई बनाता था, तो ये 90 माइनस आई, तो ये आई बचेगा। सिमिलरली वंस मोर नॉर्मल, ये रिफ्रैक्टेड रे, जो नॉर्मल एंगल बनाएगी आर, तो 90 माइनस आर, सो इट्स ऑल्सो आर। आप उस ट्रायंगल से साइन आई निकाल दो, इस ट्रायंगल साइन आर निकाल दो, डिवाइड करके देख लो कौन सा आ जाएगा, कुछ भी तो नहीं है। इन ट्रायंगल ए डैश बी, ए डैश बी, ए डैश बी, साइन आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज v1t अपॉन ए डैश, v1t अपॉन ए डैश इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश साइन आर। अब ये परपेंडिकुलर है v2t अपॉन ए डैश,
v2t upon a dash. Divide them. Therefore, sin I upon sin r is v1t upon a dash upon v2t upon a dash. A dash भी cancel, tt भी cancel. v1 upon v2, which is constant. एक मीडियम में लाइट की स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी, दूसरे मीडियम में दूसरा कांस्टेंट रहेगा, दोनों का रेशियो कांस्टेंट ही है. प्रूफ हो गया. पर बच्चों ये केवल प्रूफ ही नहीं हुआ, ये तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई. खैर यहां तक दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके, लिख के कहानी खत्म करते हैं. अब देखिए साइन आई अपॉन साइन आर, जिसे आप 1 म्यू 2 कहते थे, यहां पे आ जाए v1 अपॉन v2 के इक्वल भी. प्रूफ हो गया. साइन आई अपॉन साइन आर, जिसे सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं फर्स्ट मीडियम में रिस्पेक्ट में, ये कांस्टेंट तो होता ही है. इट इज आल्सो द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ लाइट इन टू मीडिया. ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और इसी से ही पता चला है कि बेंडिंग का कारण क्या है. ये तो होता है रेशियो, बस. ये स्पीड्स का रेशियो जो है, अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होनी, ये डिफरेंट है, यानी कट के 1 नहीं आएगा, यानी आई और आर इक्वल नहीं होंगे, अर्थात बैंड होना तो तय है. ओके, इतना इंपॉर्टेंट ये है. अब प्यारे बच्चों ये अपडेट हो जाएगा. इसके बाद सुनिए कितना मजेदार स्टेप में अब आपकी फिजिक्स चल रही है. आपने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, प्रिज्म, लेंस, मिरर्स सब कुछ किया. ओके, और उसके बाद इस चीज की आवश्यकता पड़ेगी कि लाइट है क्या. वेव नेचर पढ़ लिया और तमाम पिछली बातें प्रूव भी कर दी. अब जो हमारे अगले कदम होंगे, अगली घटनाएं जो होंगी, वो ये होगी कि जब ये लाइट वेव की तरह बिहेव कर रही है, तो वेव के जो जो भी गुण आपने 11वीं कक्षा में पढ़े, याद है, वेव मेरे द्वारा ही पढ़ी थी, तुम्हें सारी घटनाएं लाइट में भी होनी चाहिए. एक घटना आपने पढ़ी थी कि दूर शिप और यहां से सायरन लंबा बजता था. कारण क्या था? यस, वेव का सीधा वहां पहुंचना और वाटर सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर पहुंचना, और ओपोजिट फेस से पहुंच गई तो कैंसिल. नो लिसन, कोई साउंड इज नॉट हियर. लंबा क्यों बजता था? कि वो जो λ/2 में इनका मिलना, ओपोजिट फेस के साथ मिलना, एक कुछ समय डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि शिप मूवमेंट में, और जैसे डिस्टर्ब हो जाएगा आवाज सुनाई देनी शुरू हो जाएगी, और अगर सेम फेस में आ गई तो और तेज सुनाई देगी. हेलीकॉप्टर डग 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 फिर सुनाई देती थी अचानक. ये सारी बातें आपको याद आ गई होंगी 11th की. ये वेव के कैरेक्टर्स थे, और जब लाइट भी वेव है तो इसमें भी ऐसा होना चाहिए. और इसके लिए एक वेल एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेशन लैब में किया गया. ठीक है, और यहां से आपका अब जो वेव ऑप्टिक्स शुरू होती है, अब वेव नेचर को ध्यान में रखते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट चैप्टर नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. वेट नेक्स्ट वीडियो. बाय.